नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया एसआईआर पर, जिस पर ममता बनर्जी एक काला शॉल ओढ़ करके सीजीआई की अदालत में बहस करने के लिए पहुंच गई थी। और राहुल गांधी वोट चोरी से लेकर के तमाम तरह के जुमले कस रहे थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे। ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाल रही थी, हुंकार भर रही थी, एसआईआर नहीं होने दूंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको झटका देते हुए कह दिया कि ये पूरी प्रक्रिया संवैधानिक रही है, इसमें कहीं भी अवैधानिक नहीं है और चुनाव आयोग के जो अधिकार हैं उनके तहत ही ये पूरी प्रक्रिया हुई है या अभी भी हो रही है दूसरे राज्यों में। तो ये बहुत बड़ा झटका इन लोगों को। लेकिन उससे भी बड़ा झटका, सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में ममता बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है। यानी जो 15 साल तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही, अब मुसीबतों का पहाड़ हर तरफ से टूट रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। और पिछले साल 2025 में बतौर मुख्यमंत्री ईद के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सनातन को, हिंदू धर्म को गंदा धर्म बताने की हिमाकत की थी। उस पर यह मामला दर्ज हुआ है। तो सवाल ये है कि अगर शुभेंदु अधिकारी, उनका पुलिस प्रशासन चाहे तो ममता बनर्जी की किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। यानी गिरफ्तारी की तलवार ममता बनर्जी के सिर पर लटक गई है। एक और घटना हुई है, टीएमसी के एक एमएलए दिलीप मंडल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और जरा चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि अभिषेक बनर्जी कहाँ है, उनका हाजमा कैसा है, और वो जो पुष्पा है यानी जहांगीर खान, वो आज किस कंडीशन में है। तो सीधे जुड़ लेते हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज विश्वास जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। तो पंकज जी, ये पूरा मामला क्या था जिसमें ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो गई है और इनका संकट बढ़ गया है? सर, ईद के मौके पर 2 साल पहले लगभग, नहीं, पिछले साल एक्चुअली ईद के मौके पर ममता बनर्जी जो है रेड रोड में, इससे पहले तो बंगाल में 50-60 साल से, पिछले साल से नमाज हो रहा है। इस बार पहली बार होगा कि बकरीद के मौके पर नमाज अदा नहीं होगी रेड रोड पे। लोग मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है तो लोग मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। और पिछली बार जब तक ममता बनर्जी थी, लास्ट टाइम ममता बनर्जी रेड रोड में गई थी नमाज पढ़ने के लिए। और वहाँ पे जमीयत उलेमा हिंद और बाकी जितने भी मुस्लिम संगठन है, उनका कॉम्पैक्ट वो प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम। उसमें ममता बनर्जी ने काफी पॉलिटिकल उन्होंने बातें की थी। एक धर्मीय मंच पे वह उन्होंने पॉलिटिक्स की बातें की थी, ममता बनर्जी वैसा करती भी थी। तो बातों बातों में उन्होंने कहा था, कोट अनकोट, कि उनका जो धर्म है वो गंदा धर्म है। अब यह उनका कौन है, ये समझने की बात है। एक्चुअली ममता बनर्जी बीजेपी को टारगेट कर रही थी, लेकिन उन्होंने एकदम साफ तौर पे बीजेपी का नाम नहीं लिया। तो उनका धर्म मतलब जो मुसलमान नहीं है, ये छोड़ के बाद बाकी लोगों का धर्म लोगों ने ऐसा उसको प्रेडिक्ट किया। तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली हिंदू को ही बोलना चाहती थी, क्योंकि अगर बीजेपी को भी वो कहती हैं, ममता बनर्जी मैं कहना चाहती थी कि बीजेपी का जो है, तो बीजेपी के जो लोग हैं वो तो हिंदू ही हैं। मैक्सिमम 99% हिंदू है। इसका मतलब हिंदू धर्म को उन्होंने गंदा धर्म कहा था, ऐसा माना जा रहा है बंगाल में। और बीजेपी ने भी इसको खूब भुनाया है चुनाव के वक्त। तो ममता बनर्जी इस तरीके की वो काम करती ही थी। सिर्फ यही नहीं, माँ काली की प्रतिमा के सामने उन्होंने जूठा पानी, अपने मुंह में पानी लेके वो पानी, फिर जूठा पानी उन्होंने इस तरीके से फेंका था। फिर नारियल जैसे श्रद्धा के साथ लोग फोड़ते हैं, उस तरीके से नहीं करके लग रहा है कि वो बॉलिंग कर रही थी। इस तरीके से वो रथ यात्रा के समय नारियल फोड़ती हुई दिख रही है। तो हिंदू धर्म के प्रोग्राम में वो उल्टा पुल्टा काम करना और हिंदू धर्म को नीचा दिखाना, ये उनकी पुरानी आदत है।
आपने देखा भी होगा कि एक बार मंदिर में जाके जनरली हिंदू महिलाएं या पुरुष भी इस तरीके से घंटी बजाते हैं, वो उल्टा घंटी पकड़ के ऐसे ऐसे करके बजा रहे थे। तो ममता बनर्जी हिंदुओं को दुख देने का काम बहुत पहले से कर रही है, और जितने दिन वो जिंदा रहेंगे इस तरीके का काम वो करेंगी। अभी ममता बनर्जी बाहर नहीं निकल पा रही हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, लोग टीएमसी के किसी भी स्तर के लोगों को दौड़ा रहे थे। ममता बनर्जी खुद गई थी हाई कोर्ट में, वहां भी उनको उल्टे पांव वापस आना पड़ा था। इस तरीके का भी बंगाल में स्थिति है। नहीं तो ममता बनर्जी कभी भी अगर सामने निकलेंगी तो वो हिंदुओं को इस तरीके से ही वो पीड़ा देने की कोशिश करेंगी। तो एक एफआईआर दर्ज हुआ है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में सिलीगुड़ी में, उसी ममता बनर्जी के बयान, उनका जो धर्म है गंदा धर्म है, इसके खिलाफ ये हुआ है। और पहली बार नहीं, ममता बनर्जी इसके पहले भी हिंदुओं को काफिर बता के बहुत उल्टा पुल्टा वो बोल चुकी हैं। तो ममता बनर्जी का ये पुराना स्टाइल है। ये वकील हैं रिंकी चटर्जी सिंह, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है, और इन्होंने कहा है कि इनके बयान से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। उनका ये भी कहना है शिकायत में कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता पहले भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। 2025 में भी शिकायत करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन तब उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, बल्कि उनको प्रताड़ित किया गया था। और जो मामला दर्ज हुआ है उसकी धाराएं भी आ गई हैं बीएनएस के तहत। कई मामलों में जैसे 351(1) शांति भंग करने के इरादे से जानबूझ करके बेइज्जती करना, सेक्शन 352, और अधिकारियों ने सेक्शन 353(2) भी लगाया है, जो अलग अलग धार्मिक ग्रुप के बीच नफरत या दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे से इस तरह की हरकत की गई हो, ऐसी धाराएं लगाई गई हैं। तो मुश्किलें बढ़ी हैं ममता बनर्जी की। हालांकि हम जानते हैं कि उनके पास वकीलों की फौज भी है जो जाकर के उनको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, लिंगारोहण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तलवार तो लटक गई है। जरूर जरूर। देखिए सर, बीजेपी के माफ कीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो हिंदुओं के खिलाफ डिरोगेटरी रिमार्क्स इससे पहले कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा, वो बहुत फेमस हुआ था महुआ मैत्रा का एक बात, कि ये लोग गले में वो लकड़ी का माला, तुलसी का माला ये पहनकर भीख मांगने के लिए चले आते हैं। उन्होंने जनरली मथुआ संप्रदाय के लिए ये रिमार्क्स किया था कि मथुआ संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, वो काठ की एक माला पहनते हैं ब्लैक कलर का, और कुछ लोग सफेद रंग का भी पहनते हैं। तो उनको इस तरीके का उन्होंने अपमानजनक शब्द उनके लिए यूज किया था। ममता बनर्जी ने खुद किया था। मथुआ धर्म संप्रदाय को जिन्होंने शुरू किया था, हरिचांद गुरुचांद ठाकुर, तो उन्होंने गुरुचांद को गुरुचांद बोला था। गुरु मतलब बांग्ला में उसको गाय बोलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी से लेकर महुआ मोइत्रा से लेकर बहुत सारे, आप देखिए एक और है ये युवा मोर्चा की है सायोनी घोष। सायोनी घोष ने शिवलिंग के ऊपर वो किया था, वो तो आपको पता ही है, वो कॉन्डोम चढ़ाया था। तो ये लोग हैं इसी तरीके। कबीर सुमन ने भी किया है, वो सांसद रह चुके हैं तृणमूल कांग्रेस के। उन्होंने हिंदुओं के माँ को लेकर अपशब्द कहा था, बहुत गंदा गाली दिया था हिंदुओं को लेकर। तो तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो इस तरीके का ही बात करके वो हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही उनका हितैषी है, और वो भी सिर्फ मुसलमान के हितैषी, हिंदुओं से उनका कुछ मतलब नहीं है। जिस तरीके से एक रेडिकल मुस्लिम समाज का एक जो रेडिकल वर्ग जिस तरीके से हिंदुओं के बारे में सोचता है, तृणमूल कांग्रेस के नेता भी उसी तरीके का आचरण हिंदुओं के प्रति रखते थे। तो इनका तो यही है। इसीलिए अब 70% जो जनता है बंगाल में वो तो हिंदू है। रोज अगर हिंदुओं को तड़पाएंगे तो अब जब समय अच्छा आया है, इससे पहले तो पुलिस हिंदुओं को ही अगर एफआईआर करते थे तो उन्हीं को पकड़ लेते थे। क्या होता था कि मान लीजिए अगर आप कुछ थाने में जाके अपना कंप्लेंट लिखवाना चाहते तो आपका कंप्लेंट नहीं लिया जाता था, आप जिसके खिलाफ कंप्लेंट लिख रहे हैं उसको इत्तला कर दिया जाता था, और वो आके पहले आपके नाम पे कंप्लेंट करके आपको ही गिरफ्तार करवा दिया जाता था। ये अभी तक इसी तरीके का फॉर्मेट चल रहा था टीएमसी के दौर पर। अब तो वो नहीं रहा। अब जिसको बुरा लगेगा वो जाएगा थाने में कंप्लेंट करेगा, पुलिस देखेगी क्या है, सच है, झूठ है, गलत है, पुलिस अपना तफ्तीश करेगा वहां पे। तो अभी जो है इन लोगों के ऊपर तलवार तो है ही, क्योंकि इन्होंने पब्लिकली गंदा गंदा शब्द कहा है हिंदुओं के लिए, हिंदू के देवी देवताओं के लिए एज ए रिलीजियन।
और हिंदू की जितनी भी शाखा, हिंदू की जितनी भी ग्रुप्स है, अलग अलग सेक्ट्स है हिंदू में, वेस्ट बंगाल में, उनके लिए भी किया है, आदिवासियों के लिए भी इन्होंने किया है। राष्ट्रपति जी को इन्होंने तक नहीं छोड़ा है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी चुनाव से पहले जब राष्ट्रपति जी पश्चिम बंगाल आई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं क्या उनकी नौकर हूं, मैं दौड़ दौड़ के जाऊंगी रोज, मेरा कोई काम नहीं है, इस तरीके का उन्होंने बात बोला था। तो ये इसी तरीके के है सबका, इनको सत्ता का दंभ इतना ज्यादा हो गया था कि ये किसी को उसका जो उचित सम्मान है वो नहीं देते थे। तो अब उनका जो किया धरा था, उन्होंने जो पाप किया था, उसकी सजा उनको मिलेगी। इनके एमएलए हैं दक्षिण 24 परगना की सीट से, विष्णुपुर से, दिलीप मंडल, उनको गिरफ्तार किया गया है, पुरी से गिरफ्तार किया गया है। इनके बेटे को भी अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। और बताते हैं कि ये ममता बनर्जी के उन रत्नों में से एक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सरेआम धमकाते रहते थे, यानी बाहुबल का दम्भ भरते रहते थे। तो पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। इनका बेटा पहले गिरफ्तार हो चुका, अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार हुआ, और अब ये गिरफ्तार किए गए। सर, टीएमसी के बहुत सारे नेता गिरफ्तार किए गए हैं, जो महलों में, आलीशान बंगले में, आलीशान महलों में रहते थे। और आपने इनका घर भी देखा होगा, एक महल जैसा दिलीप साहब का घर था। और थोड़ी, ये तो फिर भी विधायक थे। जो पुलिस का एक सामान्य कर्मी है, उनका भी यहाँ अगर घर देखिएगा, शांतनु सिन्हा बिस्वास जैसे लोगों का, तो भी आप चौंक जाइएगा कि ये उनका घर है या किसी राजा महाराजा का घर है। तो इन लोगों ने इतना पैसा लूटा है जनता का कि ये किस तरीके से उस गलत पैसे को खर्च करेंगे, इनको मति इनकी मारी गई थी। तो आज ये लोग पकड़े जा रहे हैं। और इन जैसे लोगों को आपने देखा होगा कि इनके जितने भी चमचे वगैरह हैं नेताओं के, सब उनको भी धरा जा रहा है। और किसी को बनियान में, किसी को गंजी में, पूरा गांव में घुमाया जा रहा है, ताकि इनका जो डर था समाज में, वो डर टूटना चाहिए। क्योंकि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले कहा था, भय आउट भरोसा इन। तो इनका जो डर है उसको खत्म करने के लिए, और इनका जो रुतबा इन्होंने बनाया था उसको खत्म करने के लिए, इनको सैंडो गेंजी में, चड्डी बनियान में दौड़ाया जा रहा है इन्हीं के इलाके में। तो ये काफी अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव है पुलिस का कि इनका डर खत्म किया जाए इस तरीके से। और अभी भी बहुत सारे लोग बाहर हैं, कुछ लोग हैं जो बीजेपी नेताओं के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। और इन जैसे लोगों को जो अभी सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अगर इसमें कामयाब हो गए तो एक बहुत बुरा मैसेज जाएगा कि बीजेपी के जमाने में भी टीएमसी के लोग अभी भी बहुत अच्छी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चेयरमैन हैं अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी के, जो बीजेपी के लोगों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं या सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको, मुझे लगता है कि इसको खत्म करना चाहिए, इस प्रोसेस को। अभी पंकज जी जो जिक्र कर रहे थे कि चड्ढी और बनियान में इनको हथकड़ी लगा करके मार्केट में घुमाया जा रहा है, ताकि पब्लिक को पता लग सके कि अंधेरगर्दी, भ्रष्टाचार और सत्ता का नशा बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। कब पब्लिक का मूड बदल जाए और कब पब्लिक आपको उठा करके पटक दे और सड़क पर ला दे, ये एक सीन क्रिएट किया जा रहा है वहां, और ये समझबूझ करके किया जा रहा है ताकि मैसेज दूर दूर तक चला जाए। तो ये बताइए साहब, बहुत सारे लोगों का ये इंतजार रहता है कि पंकज जी जुड़ेंगे तो जरा अपडेट देंगे, अभिषेक बनर्जी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं आजकल, और उनको जो नोटिस दिया गया था उनके घर के अवैध हिस्से के लिए, वो भी अब 7 दिन पूरे हो रहे हैं नोटिस के। उनको नोटिस दिया गया था और उनको भी आत्मपक्ष समर्थन का ये उनको अवसर दिया गया था, ताकि वो भी अपना पक्ष रख पाए। क्योंकि हर इंसान, ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सजा सुनाने के पहले उसको अपना सपोर्ट करने का उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो उनको ये दिया गया है इस बार। और उनसे पूछा गया है कि आप एक्चुअली है क्या सर कि वो बिल्डिंग जो है पहले
किसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड थी, वो अभिषेक बनर्जी की कंपनी ही थी। अभी नाम तो मुझे पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा है, कुछ इंफ्रा ऐसे करके वो नाम था। फिर वो कंपनी जो है, वही कंपनी बाद में लिप्स एंड बाउंड्स, उस कंपनी का फॉर्मेट बदलता है और वो कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स नाम से सामने आती है। और लिप्स एंड बाउंड्स जो कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के नाम पे ये बिल्डिंग बनाया गया था, शांति निकेतन 188A। तो ये जो बिल्डिंग है, ये तो कमर्शियल बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग के तौर पे कोलकाता म्युनिसिपैलिटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो बदल दिया गया, क्योंकि ये तो कमर्शियल बिल्डिंग है, तो वहाँ की कोई कमर्शियल एक्टिविटी होगा, कोई दुकान होगा, कोई कंपनी होगा, लोग रहेंगे, काम करेंगे। लेकिन नहीं साहब, वहां पर अभिषेक बनर्जी का परिवार रहता है, यानी वो कमर्शियल बिल्डिंग के तौर पे होते हुए भी उसको निजी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका बिल्डिंग का कैरेक्टर भी चेंज कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि कोलकाता में जो बिल्डिंग रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से जो जमीन छोड़ना पड़ता है, अगर एक दो, अगर थर्ड फ्लोर का बिल्डिंग होगा तो सामने और दाएं बाएं 4 फुट और पीछे 6 फुट जमीन वेस्ट बंगाल में या कोलकाता में छोड़ना पड़ता है। उन्होंने सामने, मैंने तो एक साइड में देखा है कि छोड़ा हुआ है, वो भी 4 फुट है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सामने तो उन्होंने 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी है। जहां से सरकारी जमीन खत्म होती है, यानी फुटपाथ खत्म होता है, उसके बाद 4 फुट छोड़ना चाहिए था, पूरा उन्होंने दखल करके रखा है, थोड़ा भी नहीं छोड़ा है। तो एक बिल्डिंग का कैरेक्टर उन्होंने चेंज किया है और जो बिल्डिंग रूल्स है उसको भी उन्होंने वायोलेट किया है। तो यही उनको नोटिस दिया गया था कि आपने साहब ऐसा ऐसा किया है। तो आपका क्या कहना है? तो उन्होंने भी आत्मरक्षा समर्थन के लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं कि, लेकिन वो कलकत्ता म्युनिसिपैलिटी को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा है एज पर माई नॉलेज। तो आगे जो एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन, वो ठीक किया जाए, वो तय किया जाएगा, क्योंकि डेमोलिशन अभी तो उनको नोटिस दिया गया था कि आपका ऐसा ऐसा है, फलाना है, आपको उस नोटिस का जवाब दीजिए। अब जो है वो डेमोलिशन नोटिस उनको जाने वाला है बहुत जल्दी। और अभिषेक बनर्जी तो कोलकाता में ही है। दुर्भाग्य है उनका, या सौभाग्य, कुछ भी कह लीजिए, कि वो भागने की हालत में भी नहीं है। जैसा हम लोगों को पहले ही लग रहा था कि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अदालत को भी लगा, तो अदालत ने भी उनको बताया है कि आप बिना अदालत को बताए जब तक आपके अगेंस्ट केसेस हैं या ये केसेस हैं जब तक, तब आप तक भाग नहीं सकते या आप देश छोड़कर जा नहीं सकते। तो अब तो उनका भागना मुश्किल होगा। और आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उनके खिलाफ ज्यादा केसेस हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ तो अभी सिर्फ एक केस हुआ है और आगे भी केस खुलेगा। एक तो और बड़ा केस है जिसमें ममता बनर्जी फंसेंगी, लेकिन अभी भी डायरेक्टली नाम नहीं आया है, वो है आरजी का जो मामला है, उसमें जो डॉक्टर का रेप एंड मर्डर केस है, तो उसमें वो फंस सकती है। तो ममता बनर्जी पे तो 1 या 2 अभी तक तो मेरे हिसाब से 2 लग रहा है। बाद बाकी वो जब सत्ता में थी तो उनके अगेंस्ट जितने भी केसेस थे वो क्लीन कर दिए गए थे। तो लेकिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर बहुत सारे केसेस अभी भी हैं, जैसे कि 26,000 शिक्षकों की जो नौकरी आ गई थी, शिक्षक भर्ती घोटाला, उसमें उनका नाम है। फिर कोयला घोटाले में उनका नाम है, और भी बहुत सारे केसेस में है जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट वगैरह में उनका नाम है। बहुत सारे डिरोगेटरी रिमार्क्स के केसेस हैं। तो फंसने में अभिषेक बनर्जी सबसे सबसे बुरा फंसेंगे, लेकिन ममता बनर्जी भी, उनके ऊपर भी दांत गिरने के आसार है। जी, अमित शाह को धमकी देने के मामले में भी साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ ही था उनके खिलाफ। जी 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 जी, हुआ था। अमित शाह को उन्होंने 4 तारीख को बताया था कि कौन, अमित शाह के पिताजी का नाम लेकर भी बताया गया था कि कौन बाप तुमको बचाएगा, देखेंगे 4 तारीख के बाद। ये जो गुजराती जो लोग हैं, ऐसा उन्होंने ऑफेंसिव वर्ड उन्होंने यूज किया था, तो उसके खिलाफ तो है ही, मुकदमा चल ही रहा है अभी भी। अच्छा, ईद उल अजहा के मौके पर तैयारियां किस तरह की हैं? क्या उस तरफ से भी कोई तैयारी है? प्रशासन और सरकार तो जो तैयारी कर रही होगी वो कर ही रही होगी, क्योंकि खुराफात करने वाले तत्व हर जगह होते हैं। तो ऐसे मौके पर खुले में जिस तरह की यहाँ पर गोकशी वगैरह होती रही है, उससे निपटने की तैयारी तो पूरी कर ही रहा होगा शुभेंदु सरकार का पूरा अमला। सर एकदम क्लीन, एकदम सही तरीके से नोटिस दिया गया है। अलग अलग मस्जिदों को बताया गया, जितने भी बड़े मस्जिद है उनको भी नोटिस दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार एक चीज देख के अच्छा लग रहा है कि जमीयत उलेमाए हिंद हो या उनके नाखुदा मस्जिद हो या जितने भी बड़े बड़े कोलकाता में मस्जिद की कमेटी है, या जितने भी और भी बड़े बड़े शहर जो है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, या वहाँ भी जो बड़े बड़े मस्जिद है, जामा मस्जिद वगैरह जो है, वो मस्जिद की कमेटी खुद लोगों को सचेत कर रही है कि इस बार प्रशासन का कहा मानिए
क्योंकि प्रशासन का तैयारी इस बार कुछ दूसरे टाइप का है। तो अपने ही लोगों को कोई मुसीबत ना हो, इसीलिए मस्जिद की कमिटियां भी और उनके भी जितने भी उनके ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स या रिलीजियस कम्युनिटी जो भी है, वो खुद तैयार है कि इस बार इस तरीके का ना हो। अपने लोगों से वो ही इस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं या उनको भी सचेत कर रहे हैं। और आपको भी पता है सरकार बदल गई है। तो सरकार बदलने से क्या होता है, इनका सरकार बदलने के बाद इनका मोरल काफी डाउन है, क्योंकि ममता बनर्जी ओपनली इनको सपोर्ट करती थी, हिंदुओं को नीचा दिखाती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार 180 डिग्री टर्न गवर्नमेंट है। ये हिंदुओं को डायरेक्टली समर्थन कर रही है और हिंदू का हित बचा रहे या उसको हिंदुओं का हित हो, इसके लिए वो सरकार काम कर रही है। ओपनली खुले तौर पे काम कर रही है। शुभेंदु अधिकारी भी किसी जमाने में कह चुके हैं कि जो देगा हमारा साथ सिर्फ उन्हीं, जो हमारे साथ हम उनके साथ। और काफी सारे विधायक भी बोल रहे हैं। तो इस सरकार का, शुभेंदु अधिकारी सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। सबका साथ सबका विकास जरूर होगा, लेकिन जिसने ज्यादा साथ दिया उसका ज्यादा विकास होगा, क्या उसका ज्यादा हम सुनेंगे उनका कहा। तो सही है। और हर देश में ये होता है कि जो सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप या बड़ा कम्युनिटी होता है उसका ध्यान रखा जाता है। गाय खाना या गाय की हत्या करना या कुछ भी हो, ये तो कहीं भी उनके किसी भी रिलीजियस बुक में तो है नहीं। जहां से ये शुरू हुआ था वाकया, उसमें भी तो कहीं गाय का जिक्र नहीं है। तो उस हिसाब से भी वो सही है। और हिंदू गाय की पूजा करते हैं, गाय को गोमाता मानते हैं। और कानून भी यही कहता है, 1950 का कानून है, ये तो किसी बीजेपी सरकार का कानून नहीं है। अगर 1950 का है तो मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती जो है कांग्रेस, उसी के जो मुखिया रह चुके होंगे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के टाइम का ये कानून है। तो कानून के हिसाब से भी सही है, जनता के हित के हिसाब से भी सही है। इसीलिए वो थोड़ा सा इस बार खुले में तो नहीं, लेकिन चोरी छुपे किसी भी तरीके से हो, जो उनका नियम है उस तरीके से उनका जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन गौ हत्या नहीं हो, इसका एकदम क्लियर एंड स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। कल तो डेमोग्राफी चेंज को लेकर के हाई लेवल कमेटी की घोषणा कर दी होम मिनिस्ट्री ने। और उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि सिर पर पैर रख करके भागने लगे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्याज। ये हकीमपुर बॉर्डर पर लाइन लगी हुई है लंबी लंबी। सर, कोलकाता के नजदीक ये सबसे नजदीकी बॉर्डर है हकीमपुर। ये उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर ब्लॉक में ये आता है हकीमपुर। उसके पार उधर जसोर और सातखीरा का इलाका है, बांग्लादेश साइड में, अगर हम समझने की कोशिश करें ज्योग्राफिकली। और ये हकीमपुर बॉर्डर इसलिए भी प्रसिद्ध है इन घुसपैठियों में, क्योंकि पता है कि यहाँ से उनको क्लियर एग्जिट मिलेगा। बाकी जगहों से तो इतना क्लीन एग्जिट नहीं मिलेगा, क्योंकि धर लिए जाएंगे। लेकिन हकीमपुर बॉर्डर, चूंकि यहाँ से भागने का अवसर उनको दिया जा रहा है, इसलिए उनको पता है कि यहाँ से हम सेफ एग्जिट ले सकते हैं। सिर्फ यही है कि उनको प्रमाण देना पड़ेगा कि वो बांग्लादेश में रहते थे। कोई उनको एनआईडी बोलते हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, या इसको मान सकते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका में या कनाडा में ग्रीन कार्ड होता है, उसी तरीके से बांग्लादेश में एक एनआईडी होता है। तो एनआईडी उनका वो सबसे ज्यादा वो प्रमाणित उनका डॉक्यूमेंट है। या तो उनको एनआईडी देना होगा, या बांग्लादेश का पासपोर्ट देना होगा, या किसी तरीके से उनका सरकारी डॉक्यूमेंट देना होगा। वो दे के फिर वहां से एग्जिट ले सकते हैं। बीएसएफ फिर बीजेपी को बताती है। बीजेपी अभी तक तो अंदर आने दे रहे हैं। अगर बीजेपी अगर बदमाशी करेगी तो फिर रात में उनको पुशबैक कर दिया जाएगा। तो यही अभी चल रहा है। हजारों की तादाद में लोग हकीमपुर भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ फेक वीडियोस भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें एक वीडियो दिख रहा है। वो मुझे लगता है कि जब पश्चिम बंगाल में इज्तिमा हुआ था, विश्व इज्तिमा, उसमें काफी सारे देश के लोगों के मुसलमान आए थे। उनका एक रिलीजियस कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम हुआ था वहां। वो वीडियो दिया जा रहा है, वो गलत है। लेकिन मोरलेस बाकी वीडियोस सही है। सच में हकीमपुर में हजारों की तादाद में, क्योंकि मैंने खुद उसको क्रॉस चेक किया है। मैंने खुद रिपोर्टर भेज के वहां से तस्वीरें मैंने वहां से मंगवाई हैं, जिसमें दिख रहा है कि पहले पुलिस वेरीफाई करके फिर बीएसएफ तक जाने दे रही है, उसके बाद बीएसएफ बीजेपी को हैंड ओवर कर रहे हैं, उनके जो लोग हैं उनको। तो सिर्फ हकीमपुर में नहीं, मालदा के साइड में भी मुझे खबर मिली है कि बहुत सारे 3-4 बॉर्डर ऐसे हैं जहां से इनको एग्जिट करने दिया जा रहा है। लेकिन उनका सारा डॉक्यूमेंट रखा जा रहा है, ताकि फिर अगर वो भारत में आने की कोशिश करेंगे, अगर पकड़े गए, तब तो उनके लिए अगली बार
उनको कानूनन जो जुर्म होगा और उसका जो इलाज होगा फिर किया जाएगा, फिर उनको भागने नहीं दिया जाएगा, उसका अलग इलाज होगा। बंगाल में इस समय बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि क्लीन जी। मिशन चल रहा है। 15 जून को अमित शाह भी बांग्लादेश बॉर्डर का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज जी, आप जी जुड़े सर, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।